अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद पाथ पढ़ेंगे, फिर ऐसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जहाँ पहुँचे इंशाल्लाह। तो वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे है कि वैसे आपने ये देखा है कि वर्क कभी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, कभी नहीं करता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, या हम कहते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है और जो भी रिएक्टिव फोर्सेस हैं, दे आर नोन एज फेक फोर्सेस, दे आर नोन एज अनट्रू फोर्सेस। और उनकी जो फील्ड है उसे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तभी उनको बोलते हैं कि वो फोर्सेस भी नॉन कंजर्वेटिव हैं, और जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं दे आर नॉट बेसिक फोर्सेस। सो वी नो बेसिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, बेसिक है, वन ऑफ द बेसिक फोर्सेस है। तो क्या है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। अब उसकी जो फील्ड है, अंडरस्टूड है, उसकी फील्ड भी कंजर्वेटिव है। सो हम ये तो यहाँ से अभी पहले ये कह रहे हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव फील्ड। सो वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होना चाहिए, पाथ पर डिपेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरी बात कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। और तीसरी बात ये कि वो क्लोज पाथ में जीरो होता है। कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क जो हो रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड से वो भी ये तीनों पैरामीटर्स को फॉलो करता है, तो हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर नहीं करता तो फिर हम बोलेंगे कि इट इज नॉट अ बेसिक फोर्स, इट्स अ रिएक्टिव फोर्स। लेकिन ऐसे है नहीं। कैसे है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और उसके लिए क्या क्या तीन पैरामीटर्स बताए कि कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करेगा, और वो क्लोज पाथ में जीरो होगा। तो इसको हम देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से बी, बी से फिर सी, सी से डी आ रहा है, ये ऐसे। कोई मास एम है, ऑब्जेक्ट की मास एम है, और वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब ये देखिए कि ये इसकी हाइट है, ये इसकी एंगल है, ओके, अल्फा एंगल है। अब हम ये देखेंगे कि भाई ये जो वर्क डन हो रहा है, या यहां से हम एंगल यहां से पकड़ लें, ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है। तो हम ये कहेंगे भाई जो वर्क डन है यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, और बी से फिर सी, सी से फिर ए, ये एक क्लोज पाथ हो रहा है। क्लोज पाथ में वर्क डन क्या हो रहा है, तो पहले हम ये कहेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या है, ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट S1 पाथ, क्या है S1 पाथ। ये अल्फा एंगल है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दिस इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा यहाँ पे, mg के, दिस इक्वल्स टू mg, और S1 इक्वल्स टू S वेक्टर इक्वल्स टू S1 cos अल्फा। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू mg S1 cos, ये इसका बेस है और ये इसकी हिपोटेन्यूज है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइट इक्वल्स टू S1 cos अल्फा, हिपोटेन्यूज ये बेस, cos इक्वल्स टू बेस अपॉन हिपोटेन्यूज। तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू S1 इक्वल्स टू cos अल्फा, S1 cos अल्फा इक्वल्स टू हाइट। तो ये वर्क डन हुआ mgh, ओके। लेकिन ये देखिए
कि हाइट ऊपर जा रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो ये क्या होगी कि माइनस में वर्क डन होगा। वर्क डन क्या होगा? माइनस में होगा। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू माइनस mgh। एंड दिस वे अगर हम यहाँ करें कि बी से सी पॉइंट पे आ रहा है, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, तो वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा है और अंडरस्टूड है कि ये होगा mgh होगा। इसको मैं ड्राइव अगर चाहें तो हम करेंगे cos s टू cos बीटा, और हम वही ये आंसर आएगा। Thereafter work done from C to A। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, तो इनके एंगल क्या है? 90 है। 90 के एंगल पे वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। सो वर्क डन फ्रॉम C to A इक्वल्स टू 0। तो टोटली वर्क डन फ्रॉम A to B, then from B to C, then from C to A equals to work done from A to B plus work done from B to C plus work done from C to A। अब A to B क्या होगा? माइनस mgh। B to C क्या है? mgh। और C to A क्या है? 0। तो क्या हम कह सकते हैं कि माइनस mgh प्लस mgh से एक दूसरे को कैंसिल आउट हो गए, ये 0 हो गया। तो वर्क डन फ्रॉम A to B, then B to C, then C to A, this equals to 0। so ये वर्क डन एक कंप्लीट क्लोज पाथ में क्या हुआ? 0 हो गया। और दूसरी बात कि ये S1 पाथ जा रहा था, तब वर्क डन क्या हो रहा था? माइनस mgh, यानी कि इस हाइट पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था, ना कि इस S1 पे डिपेंड कर रहा था। ये इस S1 के बदले में अगर ये ऐसे भी आ जाए, फिर भी ये पाथ चेंज करे, फिर भी ये हाइट पे डिपेंड करेगा। दैट मींस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कराए, ना कि पाथ पे डिपेंड कराए। ओके, सो वर्क डन is independent of path followed, and work done depends upon initial and final positions, and work done is 0 in a closed path। so हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन ऐसे है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, बेसिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि work done in gravitational field is independent of path followed, depends upon initial and final positions, and becomes 0 in a closed path। तो यहाँ पे हम एक बात को, एक ही MCQ में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, वही बात कि सिर्फ ABC में दे रहा हूँ। पहले मैंने ऐसे कहा था कि work done in gravitational field A is independent of path followed, B depends upon initial and final positions, C becomes 0 in a closed path, and D all of these। so which choice is correct? All are correct, so D is absolutely right। so ऐसे हम इस पे करेंगे। इसके अलावा what is power? हम काम करते हैं, कोई काम कम टाइम में करते हैं, वही काम हम ज़्यादा टाइम में करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो वर्क कम टाइम में और ज़्यादा टाइम में, तो वर्क करने का जो रेट है, दिस रेट इज टर्म्ड एज अ पावर। सो व्हाट इज अ पावर? इट्स अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि भाई वही काम कितने टाइम में हो रहा है, या काम करने का जो रेट है, शरह है, वो क्या है? वो जो काम करने की जो शरह है, उससे हम ये बोलेंगे कि दिस इक्वल्स टू पावर। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। कि भाई फॉर एग्जांपल एक वेट लिफ्टर को देखिए कि वेट लिफ्टर एक वज़न लेता है, सपोज करें कि 100 kg, 100 kg यहाँ तक ले आया, उसमें पोटेंशियल जो इंक्रीज हुआ, दिस इक्वल्स वर्क डन। और ये पोटेंशियल इंक्रीज जो हुई वो mgh के बराबर हुई। अब ये जल्दी से करता है, 1 सेकंड में करता है,
या वो 10 सेकंड में करता है, आराम आराम से 10 सेकंड में, वर्क तो वही हुआ, लेकिन जो 10 सेकंड में किया और दूसरा 1 सेकंड में किया, तो 1 सेकंड वाले का पावर 10 टाइम्स ज़्यादा था। हाउ मच टाइम्स? 10 टाइम्स ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करें ये 2 मीटर की हाइट पे हम ले जा रहे हैं, ये 2 मीटर की हाइट पे, तो हम ये कहें कि भाई हाइट इक्वल्स टू 2 मीटर और यू नो जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास क्या बताया कि 100 kg है, कि अगर उससे टाइम 10 सेकेंड में वो ले रहा है, तो इसका जो पार होगा वर्क इक्वल्स टू एम जी एच, वेट के पोटेंशियल जी इंक्रीज के बराबर एम जी एच ओवर टी, तो ये होगा 200 kg एंड जी की वैल्यू 10 एंड टू 2 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम 10 सेकेंड। सो क्या हुआ? 400 यूनिट्स हुए। अब यूनिट्स क्या होंगे? जूल पर सेकेंड। दिस आल्सो इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड इज आल्सो इक्वल्स टू वाट। तो ये हुआ 400 वाट पावर डिलीवर हुआ। लेकिन अगर यही अगर 1 सेकंड में करता तो क्या होता कि 4000 वाट होता। ये पावर 1 है, कंसिडर करें, तो पावर 2 क्या होगा कि 200 into 10 into 2 divided by 1, this also equals to 4000 watt. 4000 watt, that means power 2 by power 1 equals to 4000 by 400, this equals to 10. So power 2 equals to 10 times the power 1. तो वही काम हुआ। अगर कम टाइम में हो रहा है तो ज़्यादा पावर है, अगर ज़्यादा टाइम में हो रहा है तो कम पावर है। तो दैट मीन्स ये रेट है किससे? टाइम से। किससे रेट है? टाइम से। और अगर 1 सेकंड में जो काम किया और 10 सेकंड में वही काम हुआ, तो 1 सेकंड वाला एक्चुअली 10 टाइम्स पावर ज़्यादा डिलीवर हुआ। पावर जो हमने डिलीवरी हुई वो क्या हुई? ज़्यादा हुई। सो ऐसे हम ये कहते हैं कि पावर इज़ अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। वही काम आप स्लो करें, वही काम आप ज़्यादा कम टाइम में करें, तो पावर डिफरेंट है। भले वो वर्क कम हो ज़्यादा हो, कम हो बेश हो, डजेंट मैटर। तो पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन वर्क डन, पावर डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ वर्क डन। किस पे? रेट ऑफ डूइंग वर्क पे डिपेंड करता है। तो ऐसे हम यहाँ से ऐसे भी कहते हैं कि भाई पावर क्या है? वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी की। क्यों? पावर की ये डेफिनेशन रेट ऑफ डूइंग वर्क, और यहाँ से ही डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी में निकल रहा है। कैसे? कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एंड फोर्स dot displacement over time equals to velocity. So power delivered by an object, power delivered by an agent is equal to the dot product of force and velocity. किस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, कि वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है तो पावर ज़्यादा है। सो दैट्स वाई दिस इज आल्सो नोन एज अ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर ये स्केलर प्रोडक्ट है तो ऐसे भी है कि फोर्स, वेलोसिटी एंड टू कोसाइन ऑफ द एंगल, फोर्स, वेलोसिटी एंड कॉस थीटा के टर्म्स में भी आप इसे कर सकते हैं। इसमें अगर ये डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है तो हम ये कह सकते हैं कि पावर डिलीवर्ड बाय एन एजेंसी मे बिकम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बिल्कुल सही है। एक ही फोर्स पावर पॉजिटिव भी कर सकता है, पावर नेगेटिव भी कर सकता है, पावर जीरो भी, डिपेंडिंग अपॉन एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये है, हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर करें कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा है, टॉप पे पहुँचा है, वापस आ रहा है। एक बॉल है, हमने थ्रो किया है, ऐसे 2 डायमेंशनल पाथ फॉलो कर रहा है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ड्यूरिंग जर्नी
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है। यहाँ भी क्या है, डाउनवर्ड है। यहाँ पर भी क्या है, डाउनवर्ड है। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकल डाउनवर्ड। अब यहाँ पे वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, इधर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और कम है थोड़ी, और यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो अब देखिए कि ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल दैट मीन्स मोर देन 90। यहाँ पे जो पावर होगा वो नेगेटिव, और टॉप पे ये राइट एंगल बन रहा है, तो पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या है, 0। और ये फॉर डाउनवर्ड जर्नी पावर डिलीवर्ड इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? बिकॉज force, angle between force and the velocity is an acute angle. Acute angle, that means the angle is less than 90. Less than 90. यहाँ पे क्या है, right 90. So power negative, power 0, power positive, वही gravitational force की power है, depending upon angle between force and velocity. So अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, पावर डिलीवर्ड इज नेगेटिव, राइट एंगल है, पावर डिलीवर्ड इज 0, एक्यूट एंगल है, पावर डिलीवर्ड इज पॉजिटिव। सो अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल जो जर्नी है प्रोजेक्टाइल की, उसमें हम क्या कहेंगे कि भाई पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, क्या है, नेगेटिव। डाउनवर्ड जर्नी में क्या है, पॉजिटिव। टॉप पे क्या है, 0। ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ पे वेलोसिटी है फिर भी 0 है। अगर वन डायमेंशनल मोशन हो तो फिर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम पावर को कंसिडर करेंगे, और ऐसे ही पावर पॉजिटिव भी होगा, पावर नेगेटिव भी होगा, पावर 0 भी होगा, और पावर स्केलर प्रोडक्ट है। पावर रेट ऑफ ड्राइंग वर्क पे डिपेंड करता है। इसके यूनिट्स क्या हैं? यूनिट्स जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ ड्राइंग वर्क है, तो इसकी मेजरमेंट ऐसा यूनिट्स में वाट है। वाट किसके बराबर है, जूल पर सेकंड के बराबर है। कोई 1 जूल काम करे 1 सेकंड में, तो जो पावर डिलीवर करेगा वो 1 वाट करेगा। तो 1 सेकंड में 10 जूल करेगा, तो पावर डिलीवर जो करेगा 10 वाट होगा। 1 जूल अगर 10 सेकेंड्स में करता है तो 1/10 ऑफ द वाट होगा। अगर 1 जूल 1/10 सेकेंड में करता है तो ये 10 वाट होगा। सो ऐसे दैट मीन्स इट्स द रेट ऑफ ड्राइंग वर्क, जूल पर सेकेंड इक्वल्स टू वाट। इसके और बड़ा यूनिट है किलोवाट। किलोवाट मीन्स 1000 वाट, 1000 वाट मीन्स 1000 जूल पर सेकेंड। और बड़ा मेगावाट है, मेगावाट MW। मेगावाट दैट मीन्स 10⁻6 वाट, यानी कि 1 मिलियन वाट के बराबर 1 मेगावाट है। दैट मीन्स 1 मिलियन जूल वर्क कर सकता है 1 सेकंड में। और जो थर्मल पावर से जो भी पावर स्टेशंस हैं, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं, वो तकरीबन मेगावाट हैं। 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट, ऐसे पाकिस्तान में जो भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स हैं, इलेक्ट्रिक पावर की जो स्टेशंस हैं, जैसे गुड्डू में है, जामशरो में है, और कोटअद्दू में है, या डेमो पे है, जो तरबला पे है, मंगला पे है, ये इनकी जो पावर्स हैं वो क्या है, मेगावाट। तो ये जो पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं वो सप्लाई हो रही है हमें, और इनका जो रेट ऑफ ड्राइंग वर्क है, एनर्जी सप्लाई का जो रेट है वो मेगावाट है। ओके, तो ऐसे आप करेंगे। इसके अलावा ये तो ऐसा यूनिट्स है, इसके अलावा इसके कमर्शियल यूनिट्स भी है। कमर्शियल यूनिट क्या है पावर के, कि जैसे 1 हार्स पावर है, 1 हार्स पावर, HP से लिखा होता है। 1 हार्स पावर
746 वाट के बराबर, 740 वाट, दैट मीन्स 740 जूल एक सेकेंड में करता है। क्या? 1 हार्स पावर। यानी एक घोड़े की जो ताकत है वो ऐसे। इसके अलावा हम ये कहेंगे कि भाई 1/2 हार्स पावर क्या है? हाफ हार्स पावर क्या होगा? 300, ऐसे होगा 378 वाट। 378 वाट का हाफ हार्स पावर है। हमारे यहाँ कमर्शियली जो इलेक्ट्रिक मोटर्स सेल होती हैं या हम जो ख़रीदते हैं, परचेज करते हैं, वो ऐसे भाई आधा हार्स पावर तकरीबन हम वाटर लिफ्टिंग मोटर जो होती है इलेक्ट्रिक मोटर वो हाफ हार्स पावर की होती है। यानी 378 वाट एक या 378 जूल एक सेकंड में कंज्यूम करती है। ऐसे ही 1 हार्स पावर उससे कुछ ज़्यादा होती है जो इसमें हम जेट पंप में यूज़ करते हैं। इसके अलावा 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2.5 हार्स पावर मोस्टली एग्रीकल्चर लैंड्स को सैराब करने में जो ये है वाटर बोरिंग है उनमें जो मोटरें लगी होती हैं वो तकरीबन ऐसे कोई 2.5 हार्स पावर की होती है, कोई 3 हार्स पावर की, कोई 4 हार्स पावर की लगी होती है। ऐसे फैक्ट्रीज़ में भी 20-25 हार्स पावर्स की, 40 हार्स पावर्स तक जो लगी होती हैं, जैसे कॉटन जिनिंग्स हैं या फ्लोर मिल्स हैं, उनमें जो बड़ी बड़ी मोटर लगी होती है। इसके अलावा ये जो हम बिजली का बिल भरते हैं, बिजली का बिल वो किलोवाट आवर में एनर्जी होती है, वो भी यहाँ से पावर से होती है। पावर इक्वल्स रेट ऑफ ड्राइंग वर्क एंड वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। वहाँ पे किलोवाट आवर क्या होता है कि भाई पावर वाट में और टाइम सेकेंड्स में, ये हुआ जूल के बाद। तो वाट सेकेंड इक्वल्स टू 1 जूल। अब इसको किलोवाट आवर में कैसे करते हैं? किलोवाट आवर दैट मीन्स 1000 वाट का लोड अगर 1 घंटा चले यानी कि 3600 सेकेंड्स चले तो 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। सो द 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 36 × 10 पावर 3A के 5 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड इक्वल्स टू अ जूल। इतने जूल्स 36 लाख जूल 1 किलोवाट आवर में पड़ते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बिजली का एक यूनिट क्या होता है? भाई 1000 वाट का कोई लोड लिया और उसको 1 घंटा एनर्जी इसको सप्लाई करते रहे बिजली, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट बिजली का कंज्यूम करें। सिंपली मैं आपको बताऊं कि ये जो कपड़े प्रेस करने वाली आयरन होती है, प्रेसिंग आयरन, इसकी जो एलिमेंट होती है 1000 वाट की होती है। 1000 वाट की होती है मीन्स 1 किलोवाट की होती है। अगर कपड़े इस्त्री करेंगे आप 1 घंटा घर पे, तो आप 1 बिजली का यूनिट कंज्यूम करेंगे। 1 बिजली का यूनिट। अगर 2 घंटे करेंगे तो 2 यूनिट्स। अगर 5 घंटे चलाएंगे तो 5 यूनिट्स। एंड दिस वे ये जो एसी फैंस हैं, तकरीबन एसी फैन 100 वाट का कॉमन। तो अगर आपके घर में 10 एसी फैन हैं, सीलिंग फैंस एसी हैं, अल्टरनेटिंग करंट वाले हैं, अगर 10 फैन से वो 1 घंटा चलेंगे तो 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेंगे। 1 यूनिट कंज्यूम करेंगे मीन्स 1 किलोवाट आवर। ये इसकी एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे। मिलाकर आप घर में देखिए तकरीबन कोई 400 वाट की फ्रिज होती है कि तकरीबन 2.5 घंटे अगर एक फ्रिज चलता है तो 1 यूनिट कंज्यूम करता है। एसी जो विंडो एसी है वो 2500 यूनिट्स की है। दैट मीन्स 1 घंटे में वो 2.5 किलोवाट कंज्यूम करती है पावर। दैट मीन्स 1 घंटे में वो 2.5 यूनिट्स कंज्यूम करती है। बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है। अगर आप 24 आवर्स में गर्मी के टाइम में आप
24 में से 10 आवर्स एक विंडो एसी आप चलाएं तो आपके 25 यूनिट्स कंज्यूम होंगे। कितने? 25 यूनिट्स एक दिन में। तो आप बताइए कि अगर एक दिन में 25 यूनिट्स हैं तो 10 दिन में 250 यूनिट्स होंगे, ऐसे 30 दिन में 750 यूनिट्स आप कंज्यूम होंगे। दैट्स वाई इसकी जगह पे एक अल्टरनेट आ गया है भाई, ये जो स्प्लिट जो एसीज हैं ये कोई 1000 वाट की है, तो दैट मीन्स जितने घंटे चलेगी उतने यूनिट्स कंज्यूम करेगी। 1 किलोवाट की है, 1 किलोवाट 1 घंटा 1 यूनिट, 2 घंटा 2 यूनिट्स, 10 घंटे 10 यूनिट्स, और 10 घंटे डेली हो अगर, और तो 10 यूनिट्स डेली, तो 30 दिनों में, एक महीने में तकरीबन क्या आएंगे 300 यूनिट्स आएंगे, जबकि वहाँ पे विंडो एसी पे आ रहे थे 900 यूनिट्स। तो यानी 1/3 बिजली ऐसे आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि बिजली आप सेव करेंगे, ये ना सिर्फ आप अपने लिए सेव करते हैं, ना सिर्फ आपका बिजली का बिल कम आता है, लेकिन ये कौमी बिजली भी सेव होती है। जैसे कि पाकिस्तान में ऐसे है कि भाई बिजली का एक बहरान है, इलेक्ट्रिक पावर का एक बहरान है। हम ज़्यादा जनरेट करते जा रहे हैं और फिर भी कंजप्शन ज़्यादा है। क्या करें? तो ये ऐसे हमें एनर्जी सेव करने से, घर में बिजली कम से कम यूज़ करने से ना फ़कत हम घर की बिजली बचाएंगे, लेकिन हम कौमी बिजली भी बचाएंगे, और ऐसे हम पे ज़्यादा पाकिस्तान पे ज़्यादा दबाव नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह आप अपने घर का लोड देखिए, और जो आपके यूज़ में ना हो मोस्टली आपको जो है ना स्विच ऑफ कर दें। वॉशरूम में जाएं तो लाइट ऑन हो, जब बाहर निकल रहे हो तो लाइट ऑफ हो। मोस्टली हमने ये देखा है कि भाई नहीं, बत्तियाँ जलती रहती है, भाई क्यों जलती रहती है? एक 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट सर्व करेगा। ऐसे नहीं क्या, एनर्जी सेवर है 25 वाट का है सपोज़ करें, ऐसे 4 एनर्जी सेवर्स आपके रूम में मीन्स 100 वाट के। अगर ये एक रूम में 10 घंटे चलें तो 1 यूनिट चलेगा, 1 यूनिट कंज्यूम होगा। तो ये फजूल खर्चे है। तो आप बैठे हैं तो भले आप यूज़ करें, आप निकल रहे हैं तो आप स्विचेस ऑफ करें। ऐसे में क्या होगा? 2 काम होगा, अपना बिल भी कम आएगा और कौमी बिजली भी बचेगी। खुद को फ़ायदा, कौम को फ़ायदा, मुल्क को फ़ायदा। इस पे हम पाक को हम आज वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कैनिकल एनर्जी और टॉपिक्स।